स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे अप्रैल मंथ के समय में। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में जो डिक्लाइन हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट के समय में, वो डिक्लाइन अब आप देखिए कि इम्प्रूवमेंट का सिचुएशन के अंदर में है। रिसेंटली इंडिया के द्वारा भी बांग्लादेश का जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे फ्यूल सप्लाई के थ्रू में। वेस्ट एशिया के वहाँ पे क्राइसिस की वजह से फ्यूल सप्लाई के अंदर में डिस्टरबेंस हुआ है। बांग्लादेश का जो डिमांड था कि वहाँ पे फ्यूल सप्लाई हो, तो इंडिया ने रिस्पॉन्ड करते हुए पाइपलाइन के थ्रू उनको फ्यूल का सप्लाई है वो किया है। तो इंडिया का जो पोजीशन है एज ए फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप से अपने नाइबर कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में, उसको भी ये इंश्योर करता है जब भी हमारी किसी नाइबर कंट्री के वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो इंडिया ने आप देखिए उन कंट्रीज़ को सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया है। नवंबर दिसंबर के समय में हमने रीड किया था कि साइक्लोन दितवा की वजह से श्रीलंका के वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, तो इंडिया ने वहाँ पे भी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया था, चाहे मेडिकल सपोर्ट हो, चाहे आप देखिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। 2014-15 के समय में मालदीव के वहाँ पे आप देखिए कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका फेलियर हुआ था, तो इंडिया ने 2015 के समय में जो वाटर का सप्लाई किया था, जो कि किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेपाल के वहाँ पे जब जब अर्थक्वेक का सिचुएशन हुआ, तो इंडिया ने वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करते हुए जो असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया। इवन स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के ही दौरान में जब म्यांमार के वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पे भी हमने जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया था। तो ये शो करता है कि हम एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप से वर्क करते हैं जब भी हमारे किसी नाइबर कंट्री के वहाँ पे कोई क्राइसिस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, तो बांग्लादेश के जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा 25 मार्च का जो डे है, उस दिन आप देखिए कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था 1971 के समय में, तो उस दौरान में पाकिस्तान का जो फोर्सेज हैं उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट है उसको कैरी आउट किया था। ऑपरेशन सर्च लाइट के थ्रू आप देखिए कि जो कॉमन सिविलियन पर्सन हैं, जो भी सेपरेट नेशन का डिमांड कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ हैं वो कैरी आउट हुए थे। तो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट का जो एट्रोसिटीज़ हैं उनको भी कंडेम किया गया है। तो ये भी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के अंदर में इम्प्रूवमेंट का आप देखिए कि वन काइंड ऑफ सिग्नल है। जब इंटरिम गवर्नमेंट का जब समय था, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने का वहाँ पे कोशिश किया था, काफ़ी सारे जो डिग्नेटरीज हैं उनका विजिट भी हुआ था। तो इस विजिट के दौरान में और कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर में डिस्कशन हो सकता है? डिस्कशन हो सकता है स्टूडेंट्स वाटर शेयरिंग की रिगार्डिंग में, कि जो प्रॉपर वाटर शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे कैरी आउट हो। स्पेशली जो गंगा रिवर है, तीस्ता रिवर है, जिसके रिगार्डिंग में बांग्लादेश का डिमांड हुआ करता है कि वाटर शेयरिंग का जो डिस्कशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के विजिट के बाद में जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मॉरिशस के लिए जाएंगे। मॉरिशस के वहाँ पे इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप देखिए कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को इंडिया फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, और 26 का जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे है? मॉरिशस के वहाँ पे। इंडिया का पोजीशन क्या है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में? पहले हम सागर इनिशिएटिव चलाया करते थे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसी सागर इनिशिएटिव को अपग्रेड करते हुए हमने महासागर है उसका नाम किया है। महासागर नाम से जो इनिशिएटिव है वो हमने स्टार्ट किया है। महासागर क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट एडवांसमेंट करना है एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का ही ये अपग्रेडेड वर्जन है। इंडिया एज ए फर्स्ट रेस्पोंडर या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से भी अपना जो पोजीशन है उसको इंश्योर करना चाहता है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, कि जब भी किसी कंट्री के वहाँ पे क्राइसिस हो तो हम एज ए फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप से इस्टेब्लिश हो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। इंडियन ओशियन रीजन के ही रिगार्डिंग में आप देखिए कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हमारा वर्क किया करता है इंडियन नेवी के डोमेन के अंडर में। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जिसके थ्रू जो रियल टाइम अपग्रेड डाटाज हैं वो अवेलेबल हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वो है वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में। वेस्ट एशिया के वहाँ पे आप देखिए कि जो फ्यूल का जो सप्लाई है, फ्यूल सप्लाई की वजह से जो डिस्टरबेंस यहाँ पे हुआ है, वहाँ पे वॉर होने की वजह से, तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है जो कि पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर में अप्लाई हुआ करती है उसको कट है वो किया गया है। क्या कंज्यूमर्स को भी इसमें जो जो बेनिफिट है वो रहेगा? क्या उनका भी जो प्राइजेज हैं वो डिक्लाइन होंगे?
तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट नहीं रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिन्होंने कंटिन्यूस आप देखिए कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में लार्जर मनी है उसको पे किया है, तो उनको यहाँ पे लिटिल बिट जो रिलैक्स प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इस इनिशिएटिव के थ्रू में। तो पेट्रोल एंड डीजल का जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी उनको रिड्यूस है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे यहाँ जो पेट्रोल रिजर्व है, जो गैस का जो रिजर्व है उसके बारे में, तो हमारा जो जो रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल का भी रिजर्व है, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी हैं, रिफाइनरीज के अंदर में भी आप देखिए कि जो पेट्रोल एंड डीजल है उसका प्रेजेंस है। तो कंट्री का जो डिमांड है उसको कंटिन्यूस फुलफिल किया जाएगा जिस तरीके से भी डिमांड है। और अदर कंट्रीज से भी हमने जो परचेज करना स्टार्ट किया है, जैसे कि आप देखिए कि रसिया के साथ में जो परचेज है वो फिर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। कल का ही जो इंडियन एक्सप्रेस था उसके अंदर में एक न्यूज़ था कि जो रसिया के साथ में हमारा जो परचेज है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर में पहुंच सकता है मार्च मंथ के दौरान में। क्योंकि पहले हम जब परचेज करते थे तो वेस्टर्न पावर कंट्रीज का एक कंसर्न हुआ करता था कि वो इंडिया के परचेज को कंडेम करते थे कि इंडिया और रसिया का जो रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है जिसको कि इंडियन जो ऑयल परचेज है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उस समय हमारा एक लिटिल बिट आप देखिए कि लिमिटेशन के अंदर में जो परचेज है वो हुआ करता था। इसके साथ में हमने यहाँ पे जो जो लार्जर नंबर के अंदर में वहाँ से जो ऑयल है उसको ख़रीदा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट एशिया ही के बारे में, सिचुएशन के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में मीटिंग लेते हुए कहा कि जो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है या सेंटर स्टेट का जो कोऑपरेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर में। कोई भी फ्यूल का जो क्राइसिस है इन सभी को हम डील कर सकें। और सेंट्रल स्टेट का जिस तरीके से कोविड-19 के समय में जो कोऑपरेशन था उस तरीके से हमारे यहाँ पे कोऑपरेशन है वो होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी ये होना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उनको सेटअप किया गया है। जब भी कोई भी टास्क है जिसके रिगार्डिंग में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो पोस्ट है वो पोस्ट मीन्स कि यहाँ पे आप देखिए कि जो रिस्पॉन्डिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके पार्ट होते हैं। और जब भी कोई सिचुएशन है जिसको डील करना है, जैसे मान लो कोई हेल्थ का इश्यू है तो हेल्थ के मिनिस्टर वहाँ पे रहेंगे, वुमेन एंड चाइल्ड का जो मिनिस्टर है वो भी उसके पार्ट रहेंगे। तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को क्रिएट किया गया है जो इस सिचुएशन के अंदर में सेंट्रल स्टेट का जो कंप्लीट डिस्कशन है वो कर सकें। इसके अलावा आपको एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो हुआ करते हैं। हमारे यहाँ पे एक तो आप देखिए कि इंटर स्टेट काउंसिल हुआ करती है, एक तो इंटर स्टेट काउंसिल है जो सरकारी या कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में इस्टेब्लिशमेंट में आया था। इंटर स्टेट काउंसिल के अलावा स्टूडेंट जोनल काउंसिल है, जोनल काउंसिल जिसके हेड आपको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हुआ करते हैं। तो जोनल काउंसिल जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो 1956 का, उसके थ्रू इसको सेटअप है वो किया गया था। तो कोऑपरेशन की कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी है जिसका मीटिंग्स वो नहीं हुआ करते हैं, नीति आयोग भी है, जीएसटी काउंसिल भी आप देखिए कि सेंट्रल स्टेट का कोऑपरेशन के बारे में है बट वो फाइनेंशियल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें जोजिला पास के बारे में है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये होना चाहिए कि जोजिला पास है वो किसको कनेक्ट करता है। जोजिला पास कनेक्ट करता है हमारे यहाँ पे जो कश्मीर वैली है, हमारे यहाँ पे जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली को आप देखिए कि लद्दाख के साथ में ये कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ में ये कनेक्ट करता है जोजिला पास। वहाँ पे क्या हुआ है, एवलांच का सिचुएशन हुआ है जिसमें 5 पर्सन्स का डेथ हुआ है। तो आप देखिए कि सडनली वहाँ पे एवलांच का सिचुएशन होने की वजह से काफ़ी सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो स्नो के अंडर में वहाँ पे हैं प्रेजेंट समय में। और जब भी हम स्नो के बारे में रीड करते हैं ये आपको क्या बेसिक होना चाहिए कि स्नो आप देखिए कि उसका जो जो यहाँ पे अल्बेडो जो हुआ करता है, अल्बेडो जिसको बोला करते हैं, अल्बेडो क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जितना भी लाइट उन्होंने रिसीव किया है किसी भी सरफेस ने वो उसको कितना रिफ्लेक्ट है वो किया करते हैं। तो स्नो का जो अल्बेडो है वो हाईएस्ट है, जो इसका जो नंबर है वो काफ़ी लार्जर हुआ करता है। मैक्सिमम जितना भी लाइट ये रिसीव करते हैं उनको ये रिफ्लेक्ट है वो कर दिया करते हैं। इस वजह से आपने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो पर्सन हैं जो स्नो एरिया के अंदर में जाया करते हैं वो जो गॉगल्स हैं, जो ग्लासेज हैं, स्पेशली जो स्नो के रिगार्डिंग में जो ग्लासेज हैं उनको यूज किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये रिफ्लेक्टिविटी के बारे में है, किसी भी सरफेस का जो रिफ्लेक्टिविटी है, क्लाउड का जो रिफ्लेक्टिविटी है वो हाईएस्ट हुआ करता है, जो सनरेज उसको आया करती हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करता है वापस से
हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर में। आपको स्नो का जो जो सरफेस एरिया है उसका भी रिफ्लेक्टिविटी आपको काफ़ी लार्जर मिलता है। ऐसे ही जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया के अंदर में भी जो रिफ्लेक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो हुआ करता है। रामनवमी का जो फेस्टिवल है उसके शोभा यात्रा के बारे में मेंशन है, एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में जब हम रीड करते हैं तो जो यूनेस्को का डोमेन के अंदर में है, तो आप देखिए कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें लॉर्ड श्री राम से ही रिलेटेड जो रामलीला का जो प्रोसेस है, रामलीला जो कि आपको दीपावली के पहले आपको देखने के लिए मिलता है, तो जो रामलीला है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में हुआ करता है, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है इंडिया की तरफ से, ये आपको पता होना चाहिए। रामनवमी के पार्ट है, रामनवमी है वो पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शन इशू किया है जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी। इसके अलावा आप देखिए कि जो बेंच है उनको भी डायरेक्शन दिया गया कि कोई भी पर्सन है, कोई भी ऐसा जो आप देखिए वुमेन पर्सन है जिनका आइडेंटिटी है वो पब्लिक डोमेन के अंदर में नहीं आना चाहिए, उनसे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो उस सभी इंफॉर्मेशन को, केस का जो रिकॉर्ड है, एफिडेविट है, ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, उसके अंदर में पर्सनल इंफॉर्मेशन का मेंशन है वो ना हो, जिससे कि उनका पब्लिक डोमेन के अंदर में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आए। स्पेशली यहाँ पे जो बोला गया है वो सेक्सुअल असोल्ट से रिलेटेड जो सर्वाइवर्स हैं उनके बारे में है कि उनके अगेंस्ट में कोई हीनियस क्राइम होता है और फिर उनका जो आइडेंटिटी है वो किसी ना किसी तरीके से एफिडेविट, ऑर्डर, जजमेंट या रिकॉर्ड के थ्रू वो पब्लिक डोमेन के अंदर में आता है, तो हो सकता है कि उनको फ्यूचर के अंदर में कोई डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ आप देखिए कि जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का पब्लिक डोमेन के अंदर में अवेलेबिलिटी ना हो। अगर हम राइट टू प्राइवेसी के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये तो हर एक सिविलियन पर्सन को अवेलेबल है, राइट टू प्राइवेसी, जिसको कि आर्टिकल 21 का पार्ट माना है सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा, के एस पुट्टास्वामी केस के थ्रू। के एस पुट्टास्वामी केस है उसके थ्रू राइट टू प्राइवेसी है उसको आर्टिकल 21 का पार्ट है वो माना गया है। हमारे यहाँ पे एक रोड है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई के वहाँ पे, जिसमें अब देखिए कि जब भी कोई यहाँ पे कोई पार्ट है रोड का जिसके थ्रू व्हीकल अगर पास होता है, तो जो वंदे मातरम है जो कि जो जो सॉन्ग है जो कि एक मूवी के अंदर में ए आर रहमान साहब के द्वारा जिस म्यूजिक को यूज किया गया था वो वहाँ पे बजा करता था। अब इसके रिगार्डिंग में कंप्लेंट हुआ रेजिडेंट्स के द्वारा कि नॉइज़ पोल्यूशन का कंप्लेंट है, तो उसको अब यहाँ पे लिटिल बिट स्टॉप है वो किया गया है। वंदे मातरम के बारे में है ये बेसिकली, सॉरी शायद वंदे मातरम है या जय हो का जो उनका सॉन्ग था उसके बारे में है। वंदे मातरम जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है नवंबर दिसंबर से लेकर अभी तक यहाँ पे डिस्कशन में है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डायरेक्शन है उसकी वजह से था, कोर्ट ने कहा कि जो डायरेक्शन है वो एडवाइजरी है, वहाँ पे उनका जो एनफोर्समेंट है उसके बारे में किसी तरीके का जो 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 ऑर्डर है वो नहीं दिया गया है। वंदे मातरम क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग है जो कि 1875 के समय में बंग दर्शन नाम का जो मैगजीन है वहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं वो फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश करते हैं। 1882 के समय उनका एक फेमस नोवेल है आनंद मठ, उसके अंदर में उनके द्वारा पब्लिश किया गया। 1896 के समय में आप देखिए कि फर्स्ट कांग्रेस सेशन था जो कलकत्ता के वहाँ पे हुआ था जब उसको गाया गया, और 1937 के समय में कांग्रेस ने अपना जो जो वहाँ पे कांग्रेस का एक मीटिंग होता है उस दौरान में आप देखिए कि कुछ पार्ट्स हैं जिनको कि एक्सक्लूड करते हुए वंदे मातरम को अडोप्ट किया गया और नेशनल सॉन्ग है वो वहाँ पे बताया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 24 जनवरी 1950 का वो समय है, 2 डेज बिफोर द फर्स्ट हमारा जो रिपब्लिक डे है उससे पहले इसको नेशनल सॉन्ग है वो अडोप्ट है वो किया गया। तो बेसिकली आप देखिए कि वंदे मातरम के बारे में बेसिक्स को हमने रिवाइज किया, यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में है, तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि कितना डेसिबल का जो वॉइस है उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन में काउंट किया करते हैं, मिनिमम कितना डेसिबल का जो वॉइस है वो होना चाहिए जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन के रूप से काउंट है वो किया करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो पंजाब है वहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट एरिया के बारे में रीड करें, पंजाब के अंदर में जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी कम है। टोटल एरिया जो है स्टेट का उसका 3.6% एरिया के अंदर में ही फॉरेस्ट का प्रेजेंस है। बट वहाँ पे अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ के जो क्राइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं।
ऐसे ऐसे स्पीसीज जो कि उस एरिया के अंदर में भी नहीं मिला करते हैं। एक तो तिबेतियन एंटीलोप है। तिबेतियन एंटीलोप आप देखिए कि लद्दाख या हाई एल्टीट्यूड के एरिया के अंदर में मिला करता है, तो उसका भी जो स्किन है वो मिला है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स का हॉट स्पॉट वहाँ पे इमर्ज होना और जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी कम होना, ये शो करता है कि किसी ना किसी तरीके से जो नेक्सस है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश है कि किसी अदर एरिया से जो कम्प्लीटली यहाँ पे जो जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उनके जो जो यहाँ पे स्किन है, जो उनकी डिफरेंट थिंग है जिनका डिमांड होता है, उसको सप्लाई है वो किया जाता है। हमारे यहाँ पे वाइल्ड क्राइम को रोकने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? 2006 के समय में 2006 के समय में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को सेटअप किया गया। और जस्ट 1 ईयर बिफोर आप देखिए कि जो NTCA है जो टाइगर्स को देखा करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसको 2005 में सेटअप किया गया था इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे एक बटरफ्लाई मिला है, तो उस बटरफ्लाई को जो हमारे आसाम से रिलेटेड एक सिंगर हुआ करते थे, वैसे तो आप देखिए कि इंडिया से ही रिलेटेड सिंगर थे, जुबिन गर्ग हैं जो काफ़ी फेमस सिंगर हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट है वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स उनके नेम के ऊपर में ये जो बटरफ्लाई का नाम किया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे मिला है। एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन हो सकता है? 2018 के समय में जो बटरफ्लाई का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज के अंदर में था, जब महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। 2018 में महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई है उसको रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारा स्टेट का जो बटरफ्लाई रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस है जिसको कि हैदराबाद के वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। बुद्धिज्म का जो कॉन्फ्रेंस है उसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो काउंसिल है, जब भगवान बुद्ध के जो यहाँ पे जो टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड करने के लिए कुछ काउंसिल हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं। फर्स्ट काउंसिल है, सेकंड काउंसिल है, थर्ड एंड फोर्थ काउंसिल है, ऐसे 4 काउंसिल ऑर्गेनाइज हुए थे। और उसके बाद में अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में भी जो टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड किया जाए, ऐसे इसके लिए पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ करती हैं जो हैदराबाद के वहाँ पे होगा। हैदराबाद के वहाँ पे अगर हम पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में रीड करें तो वहाँ पे एक काफ़ी फेमस पर्सन हुआ करते थे, नागार्जुना। नागार्जुना नाम के काफ़ी फेमस जो पर्सन हुआ करते थे, बुद्धिस्ट सेंट थे, उनके द्वारा जो मध्यमिका स्कूल है, मध्यमिका स्कूल है उसको वहाँ पे सेटअप किया गया था, स्पेशली जो सातवाहनाज के डोमेन के अंदर में अमरावती का जो रीजन है, जो विदर्भा का जो रीजन है वहाँ पे। तो नागार्जुना है, नागार्जुना का जो एरिया है वहाँ पे जो सेंट्स हैं वो विजिट करेंगे हैदराबाद के अंदर में इस पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था बुद्धिज्म का पीस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैदराबाद के ही बारे में है, हैदराबाद के वहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, रिवर का नाम है मूसी रिवर। मूसी रिवर आप देखिए कि हैदराबाद जिस रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है वो ये रिवर है। यूपीएससी क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या किसी भी सिटी का किस रिवर के साथ में रिलेशन है? एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था हम्पी से रिलेटेड, हम्पी से रिलेटेड वहाँ पे मेजदा कॉलम के अंदर में 3 जो प्लेसेज हैं वो दिए गए थे, कुछ 3 रिवर्स के साथ में उनको मैच करवाया गया था और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था इनमें से कौन से जो जो करेक्टली मैच पेयर हैं। तो मूसी रिवर है जो हैदराबाद के वहाँ पे है। गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट का, कि जो रिवर का जो रिवर फ्रंट है उसको डेवलप किया जाए, उसको क्लीन है वो यहाँ पे किया जाए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रहा करते हैं मूसी रिवर के आसपास जो सेटलमेंट्स हैं, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया है। सेकेंड आप देखिए कि 2 रिवर्स हैं उनके साथ में मिलके जो मूसी रिवर बनती है, एक जो जो यहाँ पे सीजनल रिवर है जिसको कि मूसा के नाम से जानते हैं और इसी नाम से एक रिवर है। तो 2 रिवर्स के मर्जर के बाद में मूसी रिवर है वो क्रिएट होती है जो हैदराबाद के वहाँ पे फ्लो करती है। और अब प्लान ये है कि रिवर डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ पे रिवर फ्रंट है उसको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में जो लॉ यहाँ पे आया है उसके बारे में है कि कंटिन्यूस लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, पार्लियामेंट के अंदर में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसजेंडर बिल है वो यहाँ पे ला दिया गया, जो कि 2014 के समय में जो नालसा का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, नालसा का जो जजमेंट है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि जेंडर को अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो वहाँ पे राइट है वो दिया गया था। यहाँ पे क्या है, बोर्ड है वो क्रिएट होगा, बोर्ड क्रिएट होगा।
तो गवर्नमेंट को सभी स्टेक होल्डर्स से बात है वो करना चाहिए। इनका जो पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर सेक्शन से रिलेटेड पर्सनस का, चाहे वो काफ़ी कम हो, बट फिर भी उन लोगों के साथ में जो डिस्कशन है वो होना चाहिए। तो उसी के बारे में है, फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के बारे में डिस्कशन है। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उसमें अंदर आप देखिए कि जो कंप्लीट डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में स्टिल जो गैप्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं, जैसे कि यूएस का डिमांड है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर को ओपन करे। वहाँ का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको इंडिया के अंदर में अलाउ करे। और डेयरी सेक्टर को ओपन करेंगे तो आप देखिए कि वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में आएंगे, जो कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो काउज को जो फीड किया जाता है वो काफ़ी डिफरेंट है हमारे यहाँ पे फीड करने का जो प्रोसेस है उससे। तो ये इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के गैप्स के बारे में मेंशन किया गया। ब्रिक्स जो आप देखिए कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, उनका जो मीटिंग है वो इंडिया का लीडरशिप में ऑर्गेनाइज होगा 2026 के समय में। तो सभी कंट्रीज को इनविटेशन है वो सेंड किया गया है इंडिया के द्वारा। ईरान भी आप देखिए कि ब्रिक्स का पार्ट है, तो हो सकता है ब्रिक्स डिस्कशन के अंदर में इंडिया एक रेजोल्यूशन को प्रपोज करे पीस के रिगार्डिंग, कि पीस को कैसे हमें इंश्योर करना है वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर में। रिसेंटली G7 के वहाँ पे मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ है, तो G7 के वहाँ पे इंडिया तो मेंबर नहीं है, बट एज ए इन्वाइटी के रूप से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, और उन्होंने डिस्कशन के अंदर में वहीं पे ही जो पीस प्रोसेस है, यूएस का जो क्या एजेंडा है वेस्ट एशिया में वॉर का, उसके बारे में भी डिस्कशन है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस के अंदर में सिर्फ ऑयल और गैस का सप्लाई ही डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि वेस्ट एशिया के लिए जाया करते हैं, जैसे राइस का जो प्रोडक्ट है वो जाया करता है। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर में कॉफ़ी के बारे में मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है यूएस और ईरान का जो एक कन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे जो शिपमेंट्स हैं वो वहाँ पे पहुँचे नहीं है, डिस्टरबेंस उनमें हुआ है। कॉफ़ी हमारे यहाँ पे बेसिकली कौन से एरिया के अंदर में लार्जर वे में प्रोड्यूस होती है? बाबा भूदान हिल्स है, बाबा बाबा भूदान हिल्स हैं कर्नाटका के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि डेट उड़ीसा के वहाँ पे भी कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे आपको कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। और अब अलग अलग जगह का कॉफ़ी है, किसी को आप देखिए कि जीआई टैग भी मिला है, किसी एरिया को जीआई टैग है वो नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे डिस्कशन है जिसके अंदर में कहा गया कि यूएस ने अपने 10,000 के आसपास जो पर्सनस है उनको डिप्लॉय कर सकता है, डिफेंस फोर्स के पर्सनल्स को वेस्ट एशिया के अंदर में। यूएस का एक प्लान हो सकता है कि जो बूट्स ऑन द ग्राउंड की ग्राउंड के ऊपर में अपना फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो करे, और वहाँ पे जो रेजिम चेंज है उसको कैरी आउट करे, जो कि यूएस का वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है ईरान की रिगार्डिंग में। तो वेस्ट एशिया के सिचुएशन के बारे में बताया गया। ईरान के जो हैकर्स हैं उनके द्वारा जो यूएस के जो एफबीआई के जो हेड हैं उनके आप देखिए कि जो पर्सनल ईमेल है जिसको कि हैक कर लिया गया, इनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसको पब्लिक डोमेन के अंदर में पब्लिश है वो कर दिया गया है, जिसमें उनका कुछ अब देखिए कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ थे उसको यहाँ पे हैक करते हुए एक्सपोज किया है, पब्लिक डोमेन के अंदर में लेके आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में है। ईरान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि यूएस ने जो स्कूल के ऊपर में जो अटैक किया, वन काइंड ऑफ ह्यूमिटेरियन आप देखिए कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस है जिनके ऊपर में अटैक हुआ है, तो यूएस ने कैलकुलेटिव वे के अंदर में ये अटैक है वो किया था ईरान के अंदर में स्कूल के ऊपर में। तो इसको आप देखिए कि कंडेम करने का ज़रूरत है, चाहे यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे इसको कंडेम करना हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। यूएस के अंदर में जो रुपी के ऊपर में साइन के बारे में है, हमारे यहाँ पे जो रुपी जो आपका जो नोट हुआ करता है, नोट के ऊपर में साइन है वो कौन करता है? नोट के ऊपर में साइन हमारे यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो किया करते हैं। आरबीआई गवर्नर को ये पावर है। 1 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर में साइन कौन करता है? फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, उनको ये बेसिकली पावर होती है, जो फाइनेंस सेक्टर के जो सेक्रेटरी हुआ करते हैं। नेपाल के जो नए पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने ओथ यहाँ पे लिया है, तो उनके बारे में है। अब देखिए कि जैन जी का मूवमेंट होता है, ये काठमांडू के मेयर हुआ करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक रैपर, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो उसी के थ्रू इन्होंने कंडेम किया था वहाँ पे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट सिस्टम में जो करप्शन है उसके बारे में। और फिर आप देखिए कि जैन जी मूवमेंट के बाद में एज ए लीडर के रूप से ये इमर्ज हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है वो इनके द्वारा लिया गया नेपाल के वहाँ पे। इंडिया नेपाल के क्या क्या इश्यूज हैं? बेसिकली हमारे यहाँ पे जो इशू है वो 3 प्लेसेज के बारे में है। और भी आप देखिए कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हम नेपाल में मिला करते हैं, स्पेशली जो मधेसी मूवमेंट हुआ था
वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो चेंज किया गया। और इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो रोटी और बेटी के रिलेशन, डेट मीन्स सोशल रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। जो मैरिज के जो रिलेशन है वो भी क्रॉस बॉर्डर वहाँ पे हुआ करते हैं। स्पेशली जो नेपाल है, उत्तर प्रदेश, सॉरी, नेपाल के साथ में एरिया शेयर करने वाला बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है। जो 3 प्लेसेज हैं वो है लीपू लेक है, लिम्पियादोरा है, और आप देखिए कि काला पानी नाम का एक जगह है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे कि काला पानी नाम का जो जगह है वो काला पानी का सजा है। अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे जो सजा हुआ करती थी, जब सेल्युलर जेल के अंदर में लोगों को रख दिया जाता था, फ्रीडम फाइटर्स को, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। फिर आप देखिए कि ट्रंप के द्वारा कुछ डिले किया गया है यहाँ पे बोर को जो स्ट्राइक करने के रिगार्डिंग में ईरान को कुछ समय है वो दिया गया है। तो उनका जो क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे यूनेस्को के बारे में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस के अंदर में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।